नमस्कार, दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। लोकसभा में सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने प्रस्ताव सदन में रखा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 18 घंटे तय किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बनकर सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने का भी बजट है। योगी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की गहन जांच कराने का निर्णय लिया है। इस जांच का मकसद ये पता लगाना है कि मदरसों को मिलने वाली फंडिंग किन स्रोतों से आ रही है। इस उद्देश्य के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल को गठन किया गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने रविवार शाम को इस मैच के बायकॉट का ऐलान किया। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में कोलंबो में एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बजट वाले दिन भारी गिरावट के बाद सोमवार को भी गोल्ड सिल्वर क्रैश नजर आए। चांदी तो खुलते ही 10,000 रुपए सस्ती हो गई। और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। संसद का बजट सत्र जारी है। कल रविवार लोकसभा में बजट पेश किया गया तो वहीं आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। चर्चा के लिए कुल 18 घंटे का समय आवंटित किया गया है। और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब हो रही है। भारत और श्रीलंका में इसी महीने T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला होना था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने टीम इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे का कारण क्रिकेट नहीं बल्कि घटिया सियासत है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। जिसका इतिहास डर और सरेंडर का हो, उस मुल्क की क्रिकेट टीम का चरित्र भी वैसा ही हो जाता है। आपको याद ही होगा 2025 में एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पटका तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ACB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग गए थे। अब ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम मैदान से भाग गई है। जिस क्रिकेट बोर्ड का मुखिया ही मैदान से ट्रॉफी चुरा कर भागने के लिए बदनाम हो, उस टीम से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाक T20 मैच में नहीं खेलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सरकार ने टीम इंडिया से मैच के बायकॉट का फैसला लिया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाक मैच कोलंबो के न्यूट्रल मैदान पर होना था। और जी बिल्कुल जा रहे हैं और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि पहले ही गर्त में जा चुके पाकिस्तानी क्रिकेट ने अपनी ही कब्र में कूदने वाला ये फैसला क्यों लिया? क्यों पाकिस्तान ICC की नाराजगी की आग में खुद पेट्रोल से नहाकर कूदा? तो जवाब बिल्कुल साफ है। आतंकवाद की पनाहगार पाकिस्तान अब क्रिकेट को सहारा बना रहा है अपने लंगड़े मुल्क की बैसाखियों के लिए। पाकिस्तान का बायकॉट दरअसल बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। बांग्लादेश को ICC ने T20 वर्ल्ड कप से हटा दिया है, उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका दिया है। दरअसल बांग्लादेश की मांग थी कि सुरक्षा कारणों से उसके भारत के सारे मैच श्रीलंका में किए जाएं। ICC ने बांग्लादेश की मांग ठुकरा दी। बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहा। ICC ने कड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। दरअसल मोहसिन नकवी का फुल टाइम पेशा राजनीति है। वो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और PCB के अध्यक्ष वो अपने राजनीतिक आकाओं की मेहरबानी से बने हैं, ना कि क्रिकेट प्रशासक के तौर पर उनकी कुछ काबिलियत है। इसलिए ट्रॉफी लेकर भागने पर पाकिस्तान की जय घसाई कर चुके मोहसिन नकवी दरअसल क्रिकेट को जियोपॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह ICC से सहमत हैं और लेकिन हम BCCI इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक ICC से हमारी बातचीत ना हो जाए। अब पाकिस्तान अगर टीम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा तो उसकी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये भी समझिए।
एक आकलन के मुताबिक टीम इंडिया पाकिस्तान टी20 मैच में करीब 45,000 करोड़ रुपए दांव पर होंगे। बाइकॉट से ब्रॉडकास्टर को करीब 300 करोड़ का नुकसान होगा। बाइकॉट से टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को करीब 200 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी बाइकॉट पर एक्शन में पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से बैन भी कर सकता है। आईसीसी अपनी तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले सालाना राजस्व को भी रोक सकता है। पीसीबी से ब्रॉडकास्टर को राजस्व नुकसान की भरपाई करने को कहा जाता है। फ्री एजेंट्स को छोड़ सभी विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने से बैन कर सकता है आईसीसी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सरकार के बाइकॉट के फैसले से पहले ही कंगाली की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तानी क्रिकेट कई साल और पीछे चला जाएगा। साथ ही अगर पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बना रहता है तो टूर्नामेंट के लिहाज से भी उसकी हालत पतली ही होगी। बाइकॉट की स्थिति में टीम इंडिया को 2 पूरे अंक मिलेंगे और पाकिस्तान को 0। बाइकॉट से टीम इंडिया के रन रेट पर असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान का रन रेट गिरेगा। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया के मैच के बाइकॉट से पाक के क्वालिफिकेशन की उम्मीदें भी कमजोर होंगी। हर ग्रुप से सिर्फ टॉप 3 टीम ही नॉकआउट में जाएंगी। मतलब पाकिस्तान को अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया से सभी मैच जीतने होंगे। अगर किसी मैच में बारिश हुई या किसी दूसरे कारण से रद्द हुआ तो पाक बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। पाकिस्तान को रन रेट भी ऊंचा रखना होगा, वरना नॉकआउट का सपना पूरा नहीं होगा। पाकिस्तानी सरकार और पीसीबी ने टीम इंडिया के खिलाफ ग्रुप दौर के मैच के बाइकॉट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर नॉकआउट दौर में दोनों टीमें आमने सामने होंगी तब पाकिस्तान का क्या रुख होगा। वैसे भी अभी आईसीसी के गुस्से की आग से भी पाकिस्तान को जूझना है। जिस तरह के हालात हैं और जैसा पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहीं बीते दौर की बात ना हो जाए। और खबर दोपहर में खबर प्रदेश से है। योगी सरकार ने राज्य के सभी मदरसों के वित्तीय लेन देन की गहन जांच कराने का निर्णय लिया है। इस जांच का मकसद ये पता लगाना है कि मदरसों को मिलने वाली फंडिंग किन स्रोतों से आ रही है, खासकर विदेशी फंडिंग की स्थिति क्या है। इस उद्देश्य के लिए एक 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है, जो मदरसों के बैंक खातों, विदेशी अनुदान और भवन निर्माण में उपयोग की गई धनराशि के वास्तविक स्रोतों की पड़ताल करेगा। जांच के दायरे में लगभग 25,000 मदरसों के वित्तीय लेन देन, संचालकों के निजी खाते और संदिग्ध विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है। मदरसों की जांच के लिए एडीजी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही साथ 23,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं और इनको लेकर जांच के जो आदेश है वो दिए गए। 16,503 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, 530 मदरसे एडेड हैं, लगभग 8,000 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं और इन तमाम मदरसों को लेकर जो जांच के निर्देश है वो दिए गए हैं। सरकार को लगता है कि इन मदरसों में स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं। मदरसों की जांच के लिए एडीजी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी भी गठित कर दी गई है। एसआईटी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हैं। तो एक बड़ी जो समिति है उसे गठित किया गया है और मदरसों में हो रहे जो भी विदेशी फंडिंग है, इस तरीके के जो भी काम हो रहे हैं उसको लेकर सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इनकी सही तरीके से जो जांच है वो की जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने इस बजट को मध्यम वर्ग, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए फायदेमंद करार देते हुए राज्य में इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया है। ये बजट 25 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार लाएगा। 4 बड़ी तस्वीरें आप देखिए। केंद्रीय बजट पर सीएम योगी की जो बैठक है वो, और बैठक में अधिकारी जो है वो शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। साथ ही साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो यूपी के लिए 2026-27 के आगामी राज्य बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बजट लोक कल्याण, सुशासन और वित्तीय अनुशासन का संतुलन हो। यूपी बजट 2026-27 पर सीएम के निर्देश हैं। इसको लेकर जो बैठक है वो की गई है। बजट 2026-27 पर अधिकारियों के संग मंथन भी किया गया है। सुशासन पर आधारित होगा राज्य बजट, सीधे तौर पर यह कहा गया है और साथ ही साथ विकास योजनाओं की प्राथमिकता पर जोर भी दिया जाएगा और इसके साथ ही जनता हित में तैयार होगा यूपी का बजट। सीएम योगी ने साफ
कर दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बार का जो केंद्रीय बजट आया है उसको लेकर सीएम योगी ने तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं और इसको लेकर जो मंथन है वो भी अधिकारियों के साथ किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस दूरगामी बजट के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 11 सालों में हमने जो यात्रा तय की है उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई उसी का परिणाम है कि 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से उभरकर भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बनकर सामने आया है। हर भारतीयों को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने का भी बजट आग्रह कर रहा है। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इंपैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले 11 वर्ष में हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री जी का हर भारतवासी के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए। हर नागरिक के कर्तव्य क्या हैं? राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। और ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। और आपको बता दें, कल केंद्रीय बजट जो है वो पेश हुआ है संसद में और केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2026 में यूपी को कई अहम सौगातें दी हैं। यूपी को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं जिनमें यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, युवाओं और महिलाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक यूपी को केंद्रीय बजट 2026 में क्या कुछ मिला है, जरा आपको ये भी बता देते हैं। यूपी के लिए बजट में क्या कुछ है। देश में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 यूपी के लिए, साथ ही साथ अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए हर शहर पर खर्च किए जाएंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो दूसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर काशी से सिलीगुड़ी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर ट्रेनें 300.350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज स्पीड से काशी से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे में पूरी होगी। साथ ही साथ आर्थिक विकास को भी रफ्तार मिलेगा। व्यापार, पर्यटन और रोजगार के जो तमाम मौके हैं वो मिलेंगे। हाई स्पीड रेल स्टेशनों के आसपास नई टाउनशिप और बुनियादी ढांचे भी विकसित किए जाएंगे। देश में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 यूपी में। बड़ा बजट में जो बड़ी सौगात यूपी को मिली है, अगले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए हर शहर पर खर्च किए जाएंगे। तो यूपी के लिए बजट में क्या कुछ खास है, इसको लेकर जो तमाम जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। वाराणसी में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम यानी इनलैंड वाटरवेज के लिए जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी जो गंगा जल मार्ग से जुड़ेगा। किस तरीके से शिप रिपेयर सिस्टम बनने से 2 से 3 हजार लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो रोजगार है वो मिलेगा। साथ ही साथ गंगा में जल परिवहन भी बढ़ेगा, माल ढुलाई सस्ती होगी, हैंडलूम लकड़ी के सामान बाहर भेजने में आसानी होगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की अनुमानित लागत करीब 300 करोड़ रुपए है। शिप रिपेयर सिस्टम हाईटेक होगा। तमाम बड़ी चीजें इस बार के केंद्रीय बजट में यूपी को जो सौगात मिली है, किस तरीके से काशी में जो शिप रिपेयर इकोसिस्टम है उसको बेहतर किया जाएगा, उसे हाईटेक बनाया जाएगा। और अब बात करते हैं कि यूपी को इस केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में क्या क्या मिलेगा और कैसे इससे यूपी के विकास में मदद मिलेगी।
सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर की। सभी जिला अस्पताल की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि हेल्थ के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट। इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर भी आएंगे। रेलवे में कवच सिस्टम का विस्तार जो सुरक्षा को बढ़ावा देगा और यूपी के रेल नेटवर्क को भी फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि उद्योग और विकास के क्षेत्र में क्या कुछ यूपी को मिला है। प्रदेश के छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। प्रदेश के 50 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केंद्र ने सेमीकंडक्टर 2.0 की शुरुआत भी कर दी है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले सेक्टर यानी महिलाओं को लेकर लखपति दीदी से जुड़ी हुई तमाम क्या कुछ जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का लोन मुफ्त ब्याज पर मिलेगा। यूपी में 18.56 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यूपी सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट भी रखा है। तो तमाम बड़ी सौगातें जो इस बार के केंद्रीय बजट में यूपी को मिली हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने कुछ योजनाओं का भी ऐलान किया है। इन योजनाओं से भी यूपी को बड़ा फायदा मिलेगा। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं पर फायदा यूपी को बड़े स्तर पर मिलेगा। आपको बता देते हैं महात्मा गांधी स्वराज योजना की बात करें तो उसके तहत ग्लोबल मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। ट्रेनिंग, अपर स्किलिंग, प्रोसेस क्वालिटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आसानी होगी। बुनकरों, गांव के उद्योगों, ओडीओपी पहल और गांव के युवाओं को फायदा मिलेगा। यूपी से ही ओडीओपी की शुरुआत हुई थी। यूपी के उत्पादों को विश्व बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले विरासत और संस्कृति पर्यटन को लेकर क्या कुछ यूपी को मिला है। वाराणसी के सारनाथ और मेरठ के हस्तिनापुर सहित देश के 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा। खोदे गए लैंडस्केप को क्यूरेटेड वॉकवे के जरिए आम लोगों के लिए खोला जाएगा। कंजर्वेशन लैब, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, गाइड्स की मदद के लिए इमसिवर्स और स्टोरी टेलिंग स्किल्स और टेक्नोलॉजीज की भी शुरुआत की जाएगी। अब बात कर लेते हैं समर्थ पहल की। योजना खेल के सामान उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसका फायदा खेल सामान उत्पादन में अग्रणी मेरठ को मिलेगा। यानी कि तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स है उनको लेकर यूपी को इस बार जो बड़ी सौगात है वो दी गई है। केंद्रीय बजट में अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग जो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं जिनको लेकर काम किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में एक दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। जरा आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। एक बच्ची सीएम योगी के सामने अपनी फरियाद लेकर आई और सीएम ने अपने ही अंदाज में बच्ची की बात सुनी भी, बात कही भी। पूरी तस्वीर दिखाते हैं आपको। क्या है, क्या नाम है, क्या है बताओ। एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? कौन क्लास में एडमिशन चाहिए? नर्सरी। स्कूल जाएगी, पढ़ेगी? स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई ही नहीं है। 10 बजे का रोज जाएगी स्कूल पढ़ने के लिए, मेहनत से पढ़ेगी हैं? अब तक कहाँ पढ़ती थी? अच्छा, क्या पढ़ती थी वहाँ? और शेर बच्चे, शेर बच्चे, शेर बच्चे हैं हम, छोटे हैं तो क्या हुआ, हम दिल के सच्चे हैं, हम गाएंगे, हम खाएंगे, हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, बहुत जय हिंद। इनका ये लो, इनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? हाँ। आपको बता दें सीएम योगी का भी दिल जीत लेने वाली इस बच्ची का नाम अनाविया अली बताया जा रहा है और ये लखनऊ की ही रहने वाली है।
लखनऊ के एक स्कूल में एडमिशन तो सीएम योगी ने दिलवाने का वादा कर दिया है। अब आपको इस मासूम बच्ची ने जनता दर्शन में सीएम योगी से मिलने के बाद क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाते हैं। घर कहाँ है आपका? लाठी शॉट लाटू स्टोर लखनऊ। यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या समस्या? लॉरेटो में एडमिशन। स्कूल में एडमिशन चाहिए तो मुख्यमंत्री जी से मिले? योगी जी से मिले? क्या बोला उन्होंने? कह देंगे करा देंगे। एडमिशन हो जाएगा? खुश हो? आपके साथ और कौन है? मम्मी है, दादा है और दादी है, बाबा है, रानी। मुख्यमंत्री जी से आपने क्या बोला? योगी जी से क्या बोला आपने? मेरा लॉरेटो में एडमिशन करा दिए। और अगली खबर सोनभद्र से है, आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुक जाते हैं ब्रेक के लिए। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। तो सोनभद्र में हुए टोल प्लाजा विवाद के बाद इस विवाद को लेकर पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर 2 कर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर गिरफ्तार कर लिया है और अपनी विवेचना जारी रखी है। पीड़िता अधिवक्ता और उनके सहयोगियों के अनुसार सिर्फ ये पूछे जाने पर कि इतनी देर क्यों लग रही है को लेकर टोल कर्मियों द्वारा गाली गलौज शुरू कर दिया गया। घटना की सूचना पर न सिर्फ अधिवक्ताओं का भारी हुजूम बल्कि भारी फोर्स भी मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस उपाधीक्षक रणधीर मिश्रा ने बताया कि 2 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कल दिनांक 1/2/26 को टोल प्लाजा पे मारपीट की घटना घटित हुई थी। आरती पांडे जी की तहरीर पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें घटना में शामिल टोल कर्मी मुख्य आरोपी रामजी तिवारी जो हमीरपुर का रहने वाला है तथा घटना में दूसरा आरोपी सर्वेश यादव जो अंबेडकर नगर का रहने वाला है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामला ये है कि हम लोग 3:30 बजे के लगभग अपने घर से, मान लीजिए हम लोग 2 बजे निकले, 3:30 बजे के लगभग हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुंचे जो मारकुंडी में स्थित है। वहाँ पे पहुंचे तो लगभग हम लोग की गाड़ी से पहले 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हम लोग वेटिंग में लगे हुए थे कि अब मतलब वो लोग आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल चला हुआ है, फिर ऐसे बैठे बैठे 10 मिनट बीत गया। विवाद सर इस बात को लेकर के हुआ कि बस पूछने गए थे कि भैया इतना लेट क्यों लग रहा है, जब ग्रीन सिग्नल जल गया तो गाड़ी तो आगे पास होगी ही, तो क्यों लेट लग रहा है। इतने भी वो माँ बहन की गाली गलौज सिर्फ यही बात थी सर, और कोई बात नहीं। और हम जब गए तो वो मेरा बाल पकड़ के मतलब पूरा पीछे खींच लिया। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज 2 फरवरी से शुरू हो गया है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। कल 3 फरवरी को बिहार का आर्थिक बजट आएगा। बजट सत्र के दौरान आज पेश होने वाले बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के मौके पर पक्ष विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे, लेकिन तेजस्वी के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण व्हील चेयर पर बैठकर विधानसभा के बजट सत्र में वो पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि नाखून निकल गया है। और बुलेटिन में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। अगली खबर आगरा से है। आगरा में पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिकंदरा पुलिस, साइबर क्राइम थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने साइबर ठगों के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर 10 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का
खुलासा किया है। ये गिरोह दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के इशारों पर काम कर रहा था और ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के जरिए देश भर में ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख से अधिक नगद, 78 एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई बैंकों से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर पुलिस आयुक्त आदित्य ने बताया कि पकड़े गए सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और दुबई कनेक्शन की पुलिस गहराई से जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर, आगरा में साइबर ठग गिरोह जो है उसे बेनकाब किया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा ठगी का मामला सामने आया है। आगरा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आगरा संयुक्त टीम ने साइबर ठगों का भंडाफोड़ किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आरोपियों के पास से 2 लाख से अधिक की जो नकदी है वो बरामद हुई है और उसके साथ ही जो साइबर गिरोह दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के इशारों पर ये जो पूरा गिरोह है वो काम कर रहा था। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के जरिए देश भर में ठगी को दिया जा रहा था अंजाम। आगरा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता, जिसको लेकर जो बड़े खुलासे हैं वो भी किए गए हैं और आगरा की संयुक्त टीम ने साइबर ठगों का भंडाफोड़ किया है। थाना साइबर क्राइम आगरा, साइबर टीम, साइबर सर्विलांस टीमों को एक इनपुट मिला था कि आगरा में कुछ व्यक्ति भोले भाले लोगों के अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर उनके नाम पर सिम कार्ड लेकर जो साइबर फ्रॉड कारित किया जाता है उसका अमाउंट उन अकाउंट्स के जरिए ऊपर बैठे जो साइबर ठग हैं उन तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में एडीसीपी एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और एसीपी हरिपर्वत उन्होंने जब इस चीज पे काम करना शुरू किया तो उन्हें इनपुट मिला कि दिनांक 31/1/2026 को कुछ व्यक्ति साइबर फ्रॉड की जो रकम है उसे निकालने के लिए एक एटीएम के पास आए हुए हैं। वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 72 एटीएम, 72 एटीएम, 14 मोबाइल फोन, 2 मोहर, 1 इंक पैड, 29 पासबुक, 37 पासबुक, 29 चेकबुक, 2 लैपटॉप और 2 राउटर, 1 इंक पैड और 18 सिम कार्ड और साथ ही साथ जो एटीएम से उन्होंने रकम विड्रॉ की थी 2,16,000, ये उनके पास से बरामद हुआ है। देखिए अभी तक 31 एनसीआरबी कंप्लेंट्स इनके जो अकाउंट्स हैं उस पर मिल चुकी है। आगे की भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। प्रेजेंट में 10 करोड़ के आसपास की कंप्लेंट्स की जानकारी हमें मिल चुकी है। बाकी ये अकाउंट्स कब से खुले हैं, कितना मूवमेंट हुआ, पहले भी किन किन अकाउंट्स में लिया गया है, उसकी भी जानकारी एकत्रित की जाए। आपको बता दें कल केंद्रीय बजट पेश हो चुका है और उसके बाद से ही विपक्ष की ओर से जो तमाम बयानबाजी है वो भी हो रही है। इस बीच कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये बजट विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार के लिए है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बजट पर दिए बयान के बाद डिप्टी सीएम ने उन पर तीखा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि ना तो आरजेडी बिहार में जीत पाई और ना ही समाजवादी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ पाएगी। लखपति दीदी योजना और कम्युनिटी होम्स के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों की ब्रांडिंग होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने 45 करोड़ 50 लाख 76 हजार के कामों का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया है। तो डिप्टी सीएम का कौशाम्बी दौरा और उस दौरान अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का पलटवार भी सामने आया है। तो फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।